अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुनो राउंडअप में खुश आमदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे 14 घरों में एक साथ चिराग जले थे। किसी घर में बरसों की दुआओं के बाद औलाद आई थी। किसी माँ ने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया था। किसी बाप ने अपने मुस्तकबिल को उस नन्ही सी जान की सूरत में देखा था। लेकिन इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में चंद लम्हों की आग ने उन 14 खानदानों से उनकी दुनिया ही छीन ली। अगस्त की पिम्स के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वार्ड की नर्सरी में आग भड़की। वहां मौजूद 9 मौलूद बच्चों में से सिर्फ एक को बचाया जा सका। 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। आज वो बच्चे दफन हो चुके हैं। वालिदैन अपने उजड़े हुए आंगन के साथ रह गए हैं और हुकूमत के साथ एक बार फिर वही रवायती अल्फाज हैं हुकूमत के पास। अगर बात की जाए तो अफसोस, तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन इस बार मामला सिर्फ अफसोस का नहीं है, क्योंकि ये बच्चे किसी सड़क पर, किसी बाजार में या किसी कुदरती आफत में नहीं मरे। ये एक ऐसे हॉस्पिटल की नर्सरी में जान से गए जहां उनकी हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासत और हॉस्पिटल इंतजामिया के पास थी। आग कैसे लगी? इब्तदाई तौर पर एसी के कंप्रेसर में खराबी और धमाके की बात सामने आई। ऑक्सीजन की मौजूदगी से आग के तेजी से फैलने का जिक्र भी किया गया, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट में नर्सरी के अंदर चंगारी के फौरन बाद आग की शिद्दत अख्तियार करने की बात हुई। लेकिन असल वजह भी तहकीकात का हिस्सा है। मगर शायद इस सान्हे का सबसे बड़ा सवाल ये भी नहीं कि आग कहां से लगी। असल सवाल ये है कि आग लगने के बाद 9 मौलूद बच्चों को बचाने के लिए निजाम कहां था। पिम्स इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने फौरी कार्रवाई की, बच्चों को निकालने की कोशिश की, एक 9 मौलूद को बचाया। दूसरी जानिब एनी शाहिदीन और रेस्क्यू से मुतालिक इतलात में रास्तों तक रसाई, दरवाजों और एमरजेंसी अखराज समेत कई सवालात उठे। बाज़ एनी शाहिदीन ने बताया कि रेस्क्यू एहलकारों को अंदर दाखिल होने में दुश्वारी हुई और रास्ता खोलने के लिए खिड़कियां तोड़ना पड़ी। अगर हॉस्पिटल का एमरजेंसी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार था तो रेस्क्यू को रुकावटें क्यों पेश आई? अगर एमरजेंसी रास्ते फाल थे तो उनके बारे में जो दावे थे वो क्यों सामने आए? अगर नर्सरी में इंतहाई हसास हालत में मौजूद 9 मौलूद बच्चों के लिए फायर सेफ्टी का मुकम्मल इंतजाम था तो आग ने इतनी तेजी से पूरे वार्ड को अपनी लपेट में कैसे ले लिया? और अगर किसी तकनीकी खराबी ने ये सानहा पैदा किया तो इस खराबी की बरवक्त निशानदेही, मशीनरी की देखभाल और हिफाजती मुआयना किसकी जिम्मेदारी थी? यहीं से मामला सिर्फ हादसे का नहीं रहता, इंतजामी जवाबदेही का भी बन जाता है। इसीलिए सान्हे के फौरन बाद वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालिबा सामने आया। सियासी जमातों और मुख्तलिफ हलकों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ारत सेहत के मातहत वफाकी हॉस्पिटल्स की निगरानी और मरीजों की हिफाजत महज इंतजामिया का मामला नहीं, सियासी और इंतजामी जिम्मेदारी भी है। वज़ीर सेहत ने खुद कहा कि तहकीकात में अगर उनकी गफलत साबित हुई तो वो एहतसाब का सामना करेंगे। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल और भी है। अगर एक सरकारी हॉस्पिटल में 14 9 मौलूद बच्चे जान से चले गए तो क्या सिर्फ एक ओहदेदार का इस्तीफा काफी होगा, या फिर उस पूरे निजाम को देखा जाए जिसमें बजट, निगरानी, फायर सेफ्टी, आलात की देखभाल, अमले की तरबियत, एमरजेंसी ड्रिल और हॉस्पिटल की इबारत सब शामिल हैं? क्योंकि पिम्स में ये सवाल पहली मर्तबा नहीं उठा। रवा साल जुलाई में पिम्स के नर्सिंग हॉस्टल में भी आग का वाकया पेश आ चुका था। उस वक्त जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद की रिपोर्टिंग में फायर अलार्म, सीसीटीवी और इमरजेंसी प्लान समेत हिफाजती इंतजामात पर सवाल सामने आए। जून 2023 में पिम्स के इमरजेंसी वार्ड में 4 मरीज 2 दिन के दौरान जाँ बहक हुए थे और उस वक्त गैर फाल एयर कंडीशनिंग के बायस शदीद गर्मी को अमवाज से जोड़ा गया था। पहले इसी बड़े सरकारी हॉस्पिटल में आग लगती है, खतरात सामने आते हैं, और फिर उसी हॉस्पिटल में एक नर्सरी जहां 9 मौलूद बच्चे जिंदगी और मौत के दरमियान होते हैं, आग की लपेट में आ जाती है। तो फिर पूछना बनता है कि पहले वाक़े से क्या सीखा गया, और सिर्फ पिम्स ही क्यों? पाकिस्तान के दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स की तारीख भी हमें यही बताती है कि ये मसला नया नहीं है। जून 2024 में साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के बच्चों के वार्ड में आग से 11 बच्चे जाँ बहक हुए। इस वाक़े के बाद फायर सेफ्टी और इंतजामी गफलत पर सवाल उठे और तहकीकात भी हुई। इससे पहले लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सरी में 2012 में आग लगी, जिसमें 4 9 मौलूद जाँ बहक हुए। कराची के NICH और दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में भी फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर और अमले की तरबियत से मुतालिक खामियां सामने आती रही हैं। तो फिर मसला क्या है?
उधर कराची के बड़े सरकारी हॉस्पिटल से सामने आने वाली सूरत हाल भी इत्मीनान बख्श नहीं। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में फायर अलार्म सिस्टम और मखसूस इमरजेंसी एग्जिट्स ना होने, अमले को बाकायदा फायर सेफ्टी तरबियत ना मिलने और सिर्फ बात की जाए जो मौजूदगी की इतलात आती हैं, जबकि जिना हॉस्पिटल में मुतादिद फायर एक्सटिंग्विश गैर फाल होने, फायर अलार्म सिस्टम मौजूद ना होने और आखिरी फायर ड्रिल 2017 में होने का इंकशाफ हुआ है। सिविल हॉस्पिटल में अगर बात की जाए तो वहां पर भी यही तमाम सूरत हाल दिखाई देती है, लेकिन वहां भी हिफाजती इंतजामात को मिसाली करार नहीं दिया गया। क्या हमारे हॉस्पिटल हादसा से पहले हिफाजती निज़ाम बनाते हैं या हादसा होने के बाद कमेटियां बनाते हैं? पिम्स के सानहे के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी आग की वजह, वाक़े की टाइमलाइन, हॉस्पिटल्स और रेस्क्यू इदारों के रद्द-ए-अमल और जिम्मेदारों का तयन करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत ने भी मामले पर सख्त सवालात उठाए हैं, जबकि आज़ाद और जुडिशल तहकीकात का मुतालिबा भी सामने आ चुका है। लेकिन पाकिस्तान में असल मसला कमेटी बनाना नहीं, कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करना है। क्योंकि अगर रिपोर्ट आग की वजह बता दे लेकिन ये ना बताए कि हिफाजती निज़ाम क्यों नाकाम हुआ, तो क्या हासिल हुआ? अगर किसी एक अहलकार को जिम्मेदार करार देकर फाइल बंद कर दी जाए मगर वो इंतजामी सिलसिला जू का तू रहे जिसने खतरे को नजरअंदाज किया, तो फिर अगला सानहा रोकने की जमानत कौन देगा? और अगर पिम्स में पहले भी हिफाजती मसाइल सामने आ चुके थे, मुल्क के दूसरे हॉस्पिटलों में भी ऐसे वाकयात हो चुके थे, साहिवाल में 11 बच्चे जान से जा चुके थे, लाहौर में नौमौलूद पहले भी आग की नजर हो चुके थे, तो क्या हमने वाकई कभी इंसानियत से कोई सबक सीखा? 14 बच्चों के वालिदैन को अब सिर्फ ये नहीं बताया जाना चाहिए कि आग कैसे लगी, उन्हें ये भी बताया जाना चाहिए कि ऐसी आग को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी। क्या इस बार भी चंद दिन अफसोस, चंद दिन तहकीकात, चंद बयानात और फिर खामोशी होगी? क्या इस्तीफा ही पूरी जिम्मेदारी का इख्तिताम समझ लिया जाए, या फिर हुकूमत करेगी कि पिम्स के 14 नौमौलूद सिर्फ एक हादसे में नहीं गए, बल्कि उनकी मौत से एक ऐसा सबक लिया जाएगा जो पाकिस्तान के हर सरकारी हॉस्पिटल में, हर नर्सरी में, हर वार्ड में इंसानी जान की हिफाजत को पहली तरजीह बना दे। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि पिम्स में आग क्यों लगी, असल सवाल ये है कि अगर खतरा पहले से मौजूद था तो इसे खत्म क्यों नहीं किया गया। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आमिर बलोच। आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 24 घंटे गुजरने के बाद इस वक्त पिम्स में सूरत हाल क्या है? क्या नर्सरी जहां ये अलमनाक वाकया पेश आया वहां रेस्क्यू और फॉरेंसिक कार्रवाई जो है मुकम्मल हो चुकी है, और क्या हुकाम ने जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद महफूज कर लिए हैं? जी देखिए, जो कल सुबह 6:38 पे जो वाक़या पेश आया, उसके बाद आज इस वक्त तक जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आला सतह कमेटी बनाई गई है, उनकी जानिब से कल रात को विज़िट किया गया और उनके बाद 30 से ज़ायद जो मुलाज़मीन हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और उनसे तहरीरी तौर पर भी बयानात मांगे गए, जिनमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स इमरान सिकंदर साहब, उनसे भी लिया गया है और जो एडिशनल हैं डायरेक्टर उनसे भी लिया गया, और साथ साथ जो दीगर इस वार्ड के जो अमला है उस अमले से भी बयानात लिए गए हैं। और उसके साथ साथ अभी जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के साथ उन्होंने डिस्कस करना है, उनसे बात करनी है और जायज़ा लेना है कि सूरत हाल क्या है। अभी रेस्क्यू 1122 है, फायर ब्रिगेड है, उनके साथ भी ये जो कमेटी है, कमेटी की जो बात है वो चल रही है। कमेटी उनके साथ भी मुलाकात, जो अमला था उनके साथ भी मुलाकात कर रही है। इस वक्त तक वाज़े तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन ये जो वार्ड है, इस वार्ड में जो सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। आज सुबह से ही इसको ओपन कर दिया गया था और एक चीज़ जो सामने ये आई है कि यहाँ पर जो कल और आज जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको किसी और हस्पताल हैं जिसमें पॉलीक्लिनिक हैं, इन जैसे अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इंक्यूबेटर का जो हाल था वो सारा प्रॉपर जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया था। लेकिन एक और चीज़ जो सामने आई है जो ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि ये जो नया ब्लॉक बनाया गया था इस चिल्ड्रन वार्ड का, उस ब्लॉक में
जो नर्सरी थी, नर्सरी को शिफ्ट नहीं किया गया था। हालांकि जिस कंपनी ने इसको बनाया था, ये जापानी कंपनी थी, जापानी कंपनी ने इस ब्लॉक को बनाया था, वो पिछले 4 माह से 3 से 4 दफ़ा जो है ना विजिट कर चुकी है और बार बार इनको कह चुकी है कि आप नर्सरी भी इधर शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, आलात, पूरे आलात इस बिल्डिंग में मौजूद हैं इस ब्लॉक में। लेकिन पिछले 4 माह से जो ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, उन्होंने जो बच्चों की जो नर्सरी है यहाँ शिफ्ट नहीं होने दी और बिल आखिर कल जो सानिया है वो पेश आ गया। अब बिल्कुल आमिर, क्या वजह हुई मालूम नहीं हुआ, क्यों डायरेक्टर साहब ने जो है नर्सरी को जो है शिफ्ट करने की क्यों उन्होंने इजाजत नहीं दी? देखिए, जो यहाँ जो इस वार्ड के जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इस वार्ड के पिछले 2 साल से यहाँ कुछ सीनियर प्रोफेसर तैनात ही नहीं किया गया। हालांकि समरी गई हुई है पिछले 2 साल से, यहाँ कोई भी इस वार्ड का सीनियर है ही नहीं जो इसका इंचार्ज, जिसको हम कह सकें जो सीनियर हो, जो इस चीज़ को देख सके। लेकिन अभी इस वक्त तक यहाँ कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर तैनात नहीं किया गया। इस हवाले से जो ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, उनको जो मुख्तलिफ डॉक्टरों से हमारी बात है, उनको इस पूरे पिम्स की सिचुएशन का पता ही नहीं है कि पिम्स के जो मामलात हैं, पिम्स के जो ज़रूरियात हैं, जिन चीज़ों की उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या ज़रूरत है। बस वो कागजी कार्रवाई अगर करनी हो तो पूरी कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई भी जो काम हो जिसमें फिजिकल इनके अपीयरेंस हो वो कुछ भी नहीं करते। अभी आज ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स हैं, उन्होंने कल अपने बयान तो दिया है, लेकिन जो वज़ीर वफाकी वज़ीर है मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कहा कि मैं अपने आपको हिसाब के लिए पेश करता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इमीडिएट बॉस हैं इस पूरे अस्पताल के, उन्होंने अभी तक अपना आपको हिसाब के लिए पेश ही नहीं किया। तो ये एक सवाल है। अभी जो स्पोक्स पर्सन है जो डॉक्टर अनीज़ा, वो इस अस्पताल की उनकी तैनाती ही नहीं है, वो इस अस्पताल की स्पोक्स पर्सन है और जो कमेटी तश्कील दी गई है पिम्स इंतजामिया की जानिब से, और वो उनकी सेक्रेटरी भी मुकर्रर कर दी गई है। हालांकि वो उनकी जो तैनाती है वो पोली क्लिनिक अस्पताल की है और उनको पिम्स अस्पताल का स्पोक्स पर्सन बना दिया गया। आपके पीछे आवाजें भी सुन सकते हैं, ये किस किस्म की जो आवाजें हैं? क्या कोई एहतजाज हो रहा है वालिदैन की जानिब से? जी देखिए, ये सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और वो यहाँ आकर एहतजाज भी कर रहे हैं और ये बार बार जो इंतज़ामिया को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 14 जो बच्चे हैं, ये 14 बच्चे मरे हैं, 14 ख़ानदान जो है ना उजड़े हैं, उनकी अब 14 जो ख़ानदान जो हैं वो उजड़ चुके हैं। अब आगे भी इस तरह के सानियात हैं, जो इस तरह के सानियात का सामना करना पड़ेगा या इसका कोई मुतबादिल हल निकाला जाएगा, ये इनकी जानिब से मुतालबा बार बार किया जा रहा है। और बार बार इनकी जानिब से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स है उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है और जो वफाकी वजीर हैं जो मुस्तफ़ा कमाल, उनके इस्तीफे का भी मुतालबा बार बार इनकी तरफ से किया जा रहा है और ये कल से ही ये आ रहे हैं और ये कल से ही एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इनकी इंतजामिया या कोई भी नुमाइंदा इनके साथ बिल्कुल इस्तीफे का तो मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन आमिर, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बनाई हुई जो तहकीकाती कमेटी है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और पिम्स इंतजामिया के अफसरान से भी वजाहत तलब की गई है। आज कमेटी की कार्रवाई में अब तक क्या सामने आया? क्या किसी ऑफिसर से ये सवाल किया गया कि फायर सेफ्टी के इंतजामात की जो निगरानी है आखिरी मरतबा कब और किस सतह पर की गई थी? देखिए, ये अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी कि उनका ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो ज़राए हैं, ज़राए के मुताबिक जो फायर सेफ्टी के आलात थे जो पड़े हुए थे, जो पुरानी बिल्डिंग में जहाँ नर्सरी थी, उन्होंने आग को मज़ीद भड़काया है क्योंकि वो बहुत पुराने थे और उनकी वजह से जो आग है वो मज़ीद भड़की और वो इस्तेमाल होते रहे और वो मौके के ऊपर बंदे भी नहीं थे। जो अमला था जो इस वार्ड का वो भी गायब था। पूरे टोटल इसमें 2 डॉक्टर्स थे और 1 नर्स थी और एक जो बच्चे का बार बार कहा जा रहा है कि एक बच्चा बच गया है मौजूदाती तौर पर, उसका भी जो मुतजाद बातें आ रही है। एक खाला दावा कर रही है कि हमने बचाया है, एक फूफो दावा कर रही है मैंने बचाया है, डॉक्टर दावा कर रहे हैं हमने बचाया। जो ज़राए हैं, ज़राए के मुताबिक जो वो
बच्चा था, जो बच्चा है, उनको उनकी जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। उनको जो केएमसी वार्ड होता है जहाँ पर माँ और बच्चे को रखा जाता है, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उस दौरान जो है ना ये वाकया पेश आया है। और अगर वो उस रूम में होते तो शायद वो भी ना बच पाती, और वो मौजूदाती तौर पर इस वजह से बची हैं कि जो दूसरा वार्ड है, दूसरे वार्ड में उनको वो ट्रीटमेंट दी जा रही थी। और एक और जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर भी चल रही है, वो भी जो अस्पताल के ज़राए हैं, अस्पताल ज़राए के मुताबिक जिस बच्ची की तस्वीरें चल रही हैं वो भी वो नहीं है जो कल मौजूदाती तौर पर बची हैं। जी ठीक है। आमिर, इंक्वायरी रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत होगी, और क्या मालूमात हैं आपके पास कि क्या सीसीटीवी फुटेज से जिम्मेदारान को जो है उनका तायुन हो सकेगा? जी देखें, अभी तक इस वक्त तक हालांकि मुख्तलिफ जो हादसा हुए हैं इस्लामाबाद की हद तक अगर बात करें तो जो सीसीटीवी फुटेज होती है वो चंद घंटे में ही सामने आ जाती होती है। लेकिन इस वक्त तक जो पिम्स इंतजामिया है, पिम्स इंतजामिया की जानिब से सीसीटीवी जो फुटेज है वो सामने नहीं लाई गई। लेकिन जो कमेटी है, आला सतह कमेटी, उनके मुताबिक हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और उसके मुताबिक जो है ना जो मुआयना है हम उसके मुताबिक ही मुआयना करेंगे। और जो कमेटी है, आला सतह कमेटी, वो कल रात को भी आई थी और उन्होंने आकर जो नया वार्ड था, नए वार्ड का भी दौरा किया। जो जहां आग लगी थी, जो पुराना वार्ड है, वहां पर भी वो आए और वहां पर आकर उन्होंने जो विजिट किया। और 30 से ज़ायद जो मुलाजमीन थे, 30 से ज़ायद मुलाजमीन का जो इंटरव्यू किया था, उन्होंने बयान लिए हैं। और साथ साथ उनको हिदायत भी किया है कि तहरीरी तौर पर जो वो देने हैं, बयान देना है, वो भी दिया जाए। और साथ साथ जो वालदैन है, वालदैन से भी उन्होंने डिस्कस करना है, वालदैन से भी उन्होंने जो बयान है वो लेने हैं। और वालदैन के बाद जो रेस्क्यू 1122 है उनके साथ भी आज जो ज़राए हैं, ज़राए का ये कहना है कि आज रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड के जो अमला था उनका बयान तकरीबन जो है ना ले लिया गया है। और आज रात में जो इब्तदाई जो रिपोर्ट है, जो अबूरी रिपोर्ट है, जो वज़ीर आज़म ने हिदायत की है, जो आज रात वो मुरतब कर ली जाएगी और कल सुबह तक शायद वो जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। जी ठीक है, रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और गालिबन उम्मीद की जा सकती है कि कोई इक़दामात भी उस पर हों। आमिर, इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल और रावलपिंडी के जो दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स की भी अगर यही सूरत हाल है देखी जाए तो क्या वहाँ पे भी सेफ्टी के इंतजामात बेहतर है? आज देखें, एक और ख़बर आज आप ही के तवसत से हम देना चाहते हैं। ये खबर ये है कि इस्लामाबाद के 44 जो हस्पताल हैं, वो एमसीआई जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, एमसीआई की जानिब से 44 हस्पताल जो छोटे बड़े, जिसमें प्राइवेट भी हैं और सरकारी हस्पताल हैं, उनको नोटिस जारी किया हुआ है। और जो 44 हस्पताल है उनमें भी ये जो फायर सेफ्टी का इंतज़ाम है वो नामुकम्मल है, और कहीं नाकारा है, कहीं नामुकम्मल है और कहीं है ही नहीं, ये बताएगा। और उनमें सीडीए का हॉस्पिटल भी शामिल है। जो एमसीआई है वो सीडीए के अंडर ही आता है वो इदारा, लेकिन उस इदारे का जो अपना हॉस्पिटल है, सीडीए हॉस्पिटल, उसमें भी ये जो फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं वो मुकम्मल नहीं है और नोटिस किए हुए हैं। और अभी तक उसके ऊपर जो नोटिस का ना जवाब दिया गया और ना ही उसके ऊपर जो है ना काम हो सका है। ये हमारे ज़राए ने आज ही हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। और अब ये देखें कि 2018 से इस वार्ड की अगर बात करें तो 2018 से एमसीआई की जानिब से बार बार नोटिस दिए जा रहे थे कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी का इंतजामात हैं, आलात हैं, जो वो मुकम्मल नहीं है। फायर सेफ्टी के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल नहीं है। लेकिन किसी भी इंतजाम, पिम्स इंतजामिया के किसी भी बंदे ने इसके ऊपर कान नहीं धरे और बिलाखिर ये सानिया पेश आया है। अब ये देखें कि जो इस जो वार्ड है, नर्सरी है, वो पुरानी बिल्डिंग है। उम्मीद करते हैं कि नोटिस के साथ साथ अगर वहां जाके इंस्पेक्शन भी कर ली जाए टीमों की जानिब से तो ये भी अच्छा होगा। और बहुत शुक्रिया आपका आमिर, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। और नाज़िर, इसके साथ ही जो हमें मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़िर, हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर साहब, 14 नौमौलूद बच्चे जान से चले गए। आज पूरी तवज्जो इस बात पर है कि आग कैसे लगी, वहाँ हिफाजती निज़ाम इस हद तक कमज़ोर कैसे रह गए, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर सेहत ने कल बयान दिया कि ये सिर्फ एक हादसा है, अगर किसी की कोई गफलत हुई है तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। पहली बात तो हम वैसे भी इनके वफाकी वजीर सेहत को बहुत नॉन सीरियस समझते हैं। उनको सिवाय चीज़ों को पोलिटिसाइज करने की और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पहले भी इनसे वफाकी वजीर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनके प्रेडेसर थे कादिर पटेल साहब। तो अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो वो कम से कम 2 बार हफ्ते में स्नैप विजिट्स करते थे, सरप्राइज विजिट्स करते थे अस्पताल में। मुझे जरा बताएं कितनी बार
इन्होंने सरप्राइज विजिट किए अपने प्रेडिसेसर की तरह कुछ ये हैं, या उनसे पुराने जो वज़रा थे उनकी सीरियसनेस में बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। जी। फिर दूसरी बात, हमें बड़ा दुख हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनसे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके बच्चों की शहादतें हुई हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरूर इसकी सीरियसनेस प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर किसी तरह से हमें दिखाएंगे। पर क्या होता है, रिजल्ट में ये होता है कि सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया जाता है। अगर हटाना था तो जो सबसे पहले डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, उनको हाथ नहीं लगाया गया। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबल है फेडरल मिनिस्टर हेल्थ, उनको नहीं हटाया गया। और हटाने से ये मतलब नहीं है कि आप उनको सू कर दें, मरवा दें। आप उनको हटाते हैं जब तक आपकी इंक्वायरी होती है, और जब आपकी इंक्वायरी होती है और इस इंक्वायरी का एक रिजल्ट आता है, जब वो वफाकी वजीर वहां पे नहीं होगा उसको मेंड करने के लिए, जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा वहां पे चीजों को गोलमोल करने के लिए, तब ही आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगी, जब कोई स्ट्रिंग्स पुल नहीं कर रहा होगा। तो ये मौका भी जो है इन्होंने नहीं दिया कि एक फ्री फेयर, मेरे ख्याल से जब तक फेडरल मिनिस्टर बैठा है और ईडी बैठा है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है वो एक प्रॉपर फेयर रिजल्ट देगी। तो दिस इज क्राइम, दिस वाज नॉट नेग्लिजेंस, दिस वाज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी ट्रीटेड। जी, बिल्कुल। तैमूर साहब, इसी तरह से आप जिन वफाकी वजीर की बात कर रहे हैं, उनसे किसी एक एंकर ने सवाल भी किया कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वो कह रहे कि मैं ये बात नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं, वाकई उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया है? नहीं, काश के इतना स्टेचर होता, इतना जी, बिल्कुल। वो बार-बार बड़ा ये बात दिल भी कहते गुर्दा रहे हैं कि होता। मेरी परफॉर्मेंस की बात ना करें। जी, उनकी परफॉर्मेंस तो सामने आ गई ना। जी। जिनकी सीरियसनेस ये है कि ना वो अस्पताल विजिट करते हैं, ना सरप्राइज विजिट करते हैं। देखिए, ये तो इन अ रो सेकंड ज्यादती हुई है। इससे पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे शिफा। एक तो उनको शिफा अस्पताल के बजाय लेके आते हैं पिम्स, और जो भी इनके प्रोसीजर्स करने हैं उनकी कोई मशीन काम नहीं कर रही। मतलब इनको पहले से पता था कि इस अस्पताल का क्या हाल है। पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बता जा चुका था कि इनके जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, इट इज ऑल बिलो द लाइन एक्सेप्टेबल। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना इनके वफाकी वजीर ने लिया। तो इनकी काबिलियत इन सब चीजों से समझ आती है। ये सिवाय सियासी धमकियां देने के, लोगों को डराने के, क्या इनका एटीट्यूड था आज भी मीडिया के साथ आपके सामने था। तो ये इनको चाहिए, हुकूमत को ये होश के नाखून पकड़े और अपने काम जिम्मेदारी के साथ निभाए। 14 न्यूबॉर्न बच्चों की जाने जाना कोई मजाक बात नहीं है। बिल्कुल। और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी जिनकी वालिदाओं के सी सेक्शन हुए थे, वो अभी तक अपने बच्चों को देख भी नहीं सकी थी। बिल्कुल। तैमूर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकाती कमेटी बना दी है, पिम्स की अपनी इंक्वायरी भी चल रही है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी भी यही सवाल उठा रही है। इतनी तहकीकात के बावजूद क्या खदशा नहीं कि जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर मामला खत्म कर दिया जाए? आपके नजदीक तहकीकात के साथ साथ फौरी तौर पर किसकी जवाबदेही होनी चाहिए थी? देखिए जी, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, जैसे मैंने बताया था कि जो तरीकेकार होता है, आपको अगर वहीं फेयर फ्री इंक्वायरी करनी होती है, अगर उनको इम्पार्शलिटी चाहते हैं आप उसमें, तो उसको इम्पार्शल करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को सेक्रेटरी हेल्थ के साथ और फेडरल मिनिस्टर हेल्थ को हटा दिया जाता, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। उसके बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट मिलती। आज हमारे चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के, डॉक्टर महेश मलानी साहब एमएनए हैं, वो भी गए हुए थे, उन्होंने मुझसे बहुत चीजें डिस्कस की हैं। पर उन्होंने मुझे रोका है कि मैं अभी कोई चीज डिस्क्लोज ना करूं जब तक ये सारी चीजें फॉर्मली होके ना आए। पर जो चीजें हमने सुनी हैं और देखी, उन्हें बहुत सी चीजों में गफलत थी, बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबल दिखाए जा रहे थे, और मैं समझता हूँ इस टाइम पर ये कहना थोड़ा मेरे तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्ट होगा। जी, बिल्कुल। तैमूर साहब, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है इस मामले पर सियासत कर रही है। नहीं जी, मेरे ख्याल से इस चीज पर ना ही कभी पीपल्स पार्टी सियासत करेगी, ना ही कभी इस लेवल तक स्टूप डाउन कर सकती है पीपल्स पार्टी के 14 बच्चों की जो है शहादत पर वो सियासत करे। और मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी जमातों से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, और खसूसन
फेडरल मिनिस्टर हेल्थ से कि मेहरबानी करके वो भी इस चीज पर सियासत ना खेलें। सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध के बच्चों की और बात कर रहे हैं, तो ये एक एक टॉपिक है, एक क्लोज टॉपिक है, एक अस्पताल का, पिम्स अस्पताल का, उसको वहीं पे रखें। सियासत चमकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस टाइम पे सियासत चमकाना एक बहुत ही मतलब घटिया और घिनौनी बात होगी। जी बिल्कुल तैमूर साहब, ये वही मौसूफ हैं जिन्होंने जो गुल प्लाजा वाला जो सान्या हुआ था तब उन्होंने वज़ीर आला सिंध से जो है इस्तीफे का मुतालिबा भी किया था, अगर आपको याद हो। उन्होंने तो हमसे इस्तीफा मांगा था, जी जबकि जो गोल प्लाजा था वो कोई सरकारी इमारत नहीं थी, वो कोई सरकारी अस्पताल नहीं था, उसमें कोई सरकारी गफलत नहीं हुई थी। वो एक शॉपिंग प्लाजा था, जिस पर हमने तभी कहा था कि जो इंक्वायरी होगी, अगर इस इंक्वायरी की रिपोर्ट जिस जिसके खिलाफ आएगी उनके खिलाफ एक्शन होगा और सबको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, और सबको कॉम्पेंसेट किया गया। उनको मुफ्त दुकानें लगाने की हमने इजाजत दी। जब तक उनकी दुकानें बनती नहीं है, उनके लिए पूरा नया शॉपिंग प्लाजा बन रहा है। हर किसी को जो जो वहां पर रहते थे, जिनकी दुकानें थी, उन सबको वहां पे रिप्लेस करके नई दुकानें दी जाएंगी। तब भी जो सिंध हुकूमत ने और चीफ मिनिस्टर ने वादा किया वो हमने पूरा किया। उम्मीद रखता हूँ कि उसी तरह से ये भी चलने की कोशिश जरूर करेंगे। जी ठीक है तैमूर साहब, यही मुआवला पिम्स से निकल कर कराची पहुंचता है। पिम्स सान्हे के अगले ही रोज कराची के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट, फायर ड्रिल जैसे कई सवाल जो हैं वो सामने आए हैं। आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत का ये आप हिस्सा है? क्या आप तस्लीम करते हैं कि अगर विफाक से पिम्स पर जवाब मांगा जा रहा है तो सिंध हुकूमत को भी कराची के सरकारी हॉस्पिटल्स के हिफाजती इंतजाम पर इसी सख्ती से जवाब देना होगा? देखिए मेरीन साहबा, ये चीज तो बड़े दुख की बात है कि हमारी आंखें तब खुलती हैं जब कहीं ना कहीं कोई सानिया हो जाता है। गुल प्लाजा का सानिया हुआ, उसके बाद फिर पंजाब में भी जाके उन्होंने सारी अपने सेंटर्स का जो है विजिट करवाया, चेक करवाया, केपी भी करवाया। अब ये सानिया हुआ है अपना जो पिम्स का। इसके बाद अब सिंध हुकूमत भी चेक कर रही है, पंजाब हुकूमत भी और अपनी चीजें चेक कर रही है, अपने अस्पतालों को चेक कर रही है, केपीके में उम्मीद रखता हूँ वहां पे भी चेक करे होंगे। पर ये सारी चीजें जो हमें इन सानियाओं से पहले करनी चाहिए, अफसोस के बाद सानिया होने के बाद हमारी आंखें खुलती हैं। जी तैमूर साहब, इस्लामाबाद सूबा नहीं है मगर विफाक के बराह रास्त इंतजाम में है और वहाँ विफाक के ज़ेर इंतजाम बड़े हॉस्पिटल में ये सानिया हुआ। अगर विफाक के बराह रास्त इंतजाम वाले दारुल हुकूमत में भी गवर्नेंस और बुनियादी हिफाजती इंतजाम की ये सूरत हाल हो सकती है, तो नए सूबे बनाने से फिर क्या बदल जाएगा? क्या नई हदबंदी और नया इंतजामी ढांचा खुद ब खुद हॉस्पिटल्स की हालत बदल देगा, या फिर असल मसला निज़ाम हुकूमत से ज्यादा जवाबदेही और इंतजामी सलाहियत का है? बिल्कुल, बेशक। देखें, पहली बात तो ये सूबे बनने की एक मिथ है। कम से कम सिंध में तो दूसरा सूबा कभी ना बन सकता है, ना बन सकेगा, क्योंकि उसके लिए एक कानूनी कार्रवाई, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं जो 2/3 मेजोरिटी से होते हैं, वो है ही नहीं। दूसरी बात, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। जो समझते हैं लोग के छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने से कोई बेहतरी आएगी, तो पिम्स आपके सामने है। वफाकी वजीर पाकिस्तान के जो हैं, उनके अंडर में सिर्फ और सिर्फ 2 अस्पताल आते हैं। उन 2 अस्पतालों को वो संभाल ना सके, इतना बड़ा सानिया हो गया। हम सिंध हुकूमत में ट्रिपल डिजिट्स में अस्पताल, हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स हम ट्रिपल डिजिट्स में संभाल के बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा सानिया हमारे किसी अस्पताल में पेश नहीं आया। अल्लाह करे ना आए, नजर बद से हमें बचाए। पर ये बहुत सवालिया निशान पैदा होता है जो आपको बताता है कि ये जो है छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या छोटे सूबे बनाने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बेटर गवर्नेंस से आएगा। जी बिल्कुल, और हम ये उम्मीद यही करते हैं कि अगर मुल्क के अंदर यकजहती हो तो फिर ही जो है वो निज़ाम हुकूमत भी चल सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग एक नए और इंतहाई अहम मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। बज़ाहिर वाशिंगटन ईरान पर फौजी कार्रवाई के बाद अब इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब तेहरान भी पसपा इख्तियार करने की बजाय मुज़ाहमत और मुज़ाकरात दोनों के दरवाजे अपने अंदाज में खुले रखे हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम महाज अब सिर्फ मैदान जंग नहीं बल्कि आबने हुर्मस बन चुका है, क्योंकि इस एक समंदरी रास्ते से जुड़ी कशीदगी आलमी तवानाई, तेल की कीमतों और बैनुल अक़वामी तिजारत तक असरअंदाज हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई हलाक नहीं हुए बल्कि शदीद जख्मी हैं।
ताहम इस दावे की आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई और मुश्तबा खामनाई भी तवील अरसे से अवामी सतह पर नजर नहीं आए। इसीलिए फिलहाल उनकी हालत से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को दावे के तौर पर ही देखना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप मुसलसल ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमरीकी इक़्तिसादी और अस्करी दबाव मुअस्सर साबित हो रहा है। वाशिंगटन ने ईरान के तेल, मालियाती निज़ाम और तिजारत से जुड़े मजीद नेटवर्क्स पर पाबंदियां सख्त की हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट भी वाजे कर चुके हैं कि ईरान को आबरा हुर्मुज़ को आलमी तिजारत पर दबाव के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक अहम तज़ाद मौजूद है। अमरीका हुर्मुज़ को खुला करार दे रहा है जबकि ज़मीनी सूरत हाल अभी मुकम्मल मामूल पर नहीं आई। ईरान और ओमान महदूद बहरी आमदरफ्त के लिए एक आर्जी रास्ते पर काम कर रहे हैं, जबकि ईरानी बहरिया की जानिब से भारतीय ऑयल टैंकर को रोके जाने की रिपोर्ट ने भी वाजे कर दिया है कि हुर्मुज़ में सूरत हाल अभी पूरी तरह मुस्तहकम नहीं हुई और यही वो मुकाम है जहां आलमी ताकतों की नजरें सिर्फ फौजी कार्रवाई पर नहीं बल्कि सिफारतकारी पर भी मरकूज हो गई है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी इक़्तिसादी दबाव को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि तेहरान पाबंदियों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि अमरीका मुआशी मुश्किलात के जरिए ईरानी मुआशरे में इख्तलाफ और इंतशार पैदा करना चाहता है। इसीलिए मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और हुकूमतों अवाम के ताउन को मजीद अहमियत हासिल हो गई है। यानी वाशिंगटन का हिसाब ये है कि इक़्तिसादी दबाव ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ तक ले आएगा, जबकि तेहरान का मौक़िफ़ है कि पाबंदियां उसे अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकती। इसी तातुल को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें अहम बन जाती हैं। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने के लिए मजीद 60 रोज़ा फ्रेमवर्क की तजवीज़ दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान दौरे के बाद ये कोशिश सामने आई, तहम इस नई तजवीज़ की अभी तीनों ममालिक की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी सालसी के मैदान में मुतहरिक है। कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी तेहरान का दौरा कर रहे हैं ताकि मुज़ाकरात की बहाली, कशीदगी में कमी और हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी के हवाले से बात आगे बढ़ाई जा सके। ओमान पहले ही हुर्मुज़ के मामले में ईरान के साथ राब्ते में है। यूं खत्ते में जंग के साथ एक मतवाजी सफारती सरगर्मी भी जारी है, लेकिन इस सफारती अमल के सामने सबसे बड़ी रुकावट इसराइल का सख्त मौक़िफ़ है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ईरान की मौजूदा क़यादत के साथ किसी काबिल एतमाद मुआहदे के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं और अमरीकी इक़्तिसादी दबाव की हिमायत भी कर रहे हैं। इसके साथ अमरीका ने फौजी ऑप्शन भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की जा सकती है, जबकि यूएस थियोडोर रूज़वेल्ट की मशरिक़ वुस्ता में तवील तैनाती की तैयारी भी अमरीकी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने की अलामत है। तो इस वक्त असल तस्वीर क्या है? एक तरफ अमेरिका ईरान को पाबंदियों और माली दबाव के जरिए मुज़ाकरात पर लाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानिब ईरान हुर्मुज़ अपनी मुआशी मुज़ाहमत और इलाकाई असर रसूख को मुज़ाकराती ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और कतर सिफारती रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान हुर्मुज़ में अमली हल तलाश कर रहा है, जबकि इसराइल किसी ऐसे के बारे में मोहतात बल्कि सख्त मौक़िफ़ रखता है जिससे ईरान दोबारा मजबूत पोजीशन में आ सके। और इस सब के दरमियान दुनिया की नजरें आबनाए हुर्मुज़ पर है। अगर यहाँ बहरी आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल होती है तो आलमी तवानाई की मंडी को बड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर कशीदगी दोबारा बढ़ी तो तेल, शिपिंग और आलमी तिजारत एक बार फिर दबाव में आ सकती है। इसीलिए आने वाले दिनों का असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका या ईरान में से कौन सिर्फ अस्करी तौर पर गालिब आया, बल्कि ये है कि क्या इक्तिसादी दबाव हुर्मुज़ का मामला और इलाकाई सालसी दोनों मुल्कों को एक ऐसे मुज़ाकराती मुआहदे तक पहुंचा सकती है जो जंग को मुस्तकिल तौर पर रोक सके, क्योंकि फिलहाल जंग खत्म होने के आसार से ज्यादा जंग के बाद की शराइत तय करने की कश्मकश दिखाई दे रही है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड हैदर साहब। रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रजा हैदर साहब, 6 माह से जारी जंग में अमेरिका ने ईरान की फौजी और मुआशी सलाहियत को खासा नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई और हुर्मुज़ भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आया। तो क्या हम ये समझें कि अमेरिका अपनी मतलूबा फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं कर सका, या फिर जंग का अगला मरहला ही दरअसल अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है? जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ईरान यूएस की हिकमत अमली, मैं समझता हूं कि यूएस अब अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर से इकोनॉमिक वॉरफेयर पे जो
शिफ्ट हुआ है, जिसको वो इकोनॉमिक डी डे भी कह रहा है, उसके कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वाई दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम कन्वेंशन टू द इकोनॉमिक वॉरफेयर, और उसके बाद जी देखते हैं कि वो इसको सस्टेन भी कर सकेगा या नहीं। देखिए, वाई में तो सबसे पहले आ जाता है कि यूएस क्या सस्टेन कर सकता है इस जंग को। देखिए, 282 इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस के डैमेज हुए मिडिल ईस्ट में, 624 इंजर्ड है, 20 डेथ्स है, जी बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान है, डोमेस्टिक प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शंस है। ये सब वो प्रेशर्स हैं जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ यूएस को फोर्स कर रहे हैं अपनी हिकमत अमली चेंज करने के लिए, विच इज फ्रॉम मूव कन्वेंशन टू द इकोनॉमिक वॉरफेयर। और जी ये उसकी इस वक्त एक कहना चाहिए मजबूरी भी है। ऑल्दो कि ईरान भी इसी फ्रेम में है, उसका भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, दोनों म्यूचुअली हर्टेड स्टेलमेट सिचुएशंस में है। लेकिन प्रॉब्ली यूएस इस वक्त वॉर को सस्टेन नहीं करना चाहता, स्पेशली फ्रॉम द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जी इसलिए आप देखें अटैक्स भी आजकल रुके हुए हैं। जी जहां तक ताल्लुक है क्या वो इस इकोनॉमिक वॉरफेयर को सस्टेन कर पाएगा, जी तो देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे तो एक इंटरनल रेवोल्यूशन क्रिएट होगा जी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, और उससे रिजीम चेंज होगी। देखिए, अगर ऐसा होता तो रिजीम चेंज होना होती तो फिर तो नॉर्थ कोरिया की भी चेंज हो चुकी होती, सूडान की भी चेंज हो चुकी होती। 45 साल से तो ईरान पे भी सैंक्शंस हैं, रशिया पे भी सैंक्शंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा एनालिसिस ये है कि सैंक्शन से रिजीम्स नहीं चेंज होती, और सैंक्शंस कोई सोल्यूशन भी नहीं है। हम्म और जहां तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस का ताल्लुक है, ईरान 45 ईयर से सैंक्शंस का सॉल्यूशंस निकाल चुका है, जी जिसमें एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन जो है वो चाइना है। देखिए, 90% ऑफ द ऑयल जो ईरान का है वो चाइना को जाता है, और चाइना ने इन सैंक्शंस को डिनाई भी कर दिया। तो हम्म इसका मतलब है कि ये सैंक्शंस तो वैसे ही कोई वर्केबल सोल्यूशन नहीं लग रहा। तो हम्म मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक वॉर जो अभी इनिशिएट की है, जिसको यूएस इकोनॉमिक डी डे कह रहा है, ये कामयाब नहीं हो सकेगी, स्पेसिफिकली ईरान के पर्सपेक्टिव में। और ईरान इसको अपने तरीकों से, जो उसके पास बेशुमार और भी तरीके हैं, उससे इसको नाकाम बना देगा। जी बिल्कुल। आप जैसे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि ईरान पर अमरीकी अस्करी और मुआशी दबाव जो है मुअस्सर साबित हो रहा है। आपके नज़दीक क्या ईरान वाकई इस दबाव से कमज़ोर हो रहा है? जैसे कि आप कुछ देर पहले ये बात बता रहे थे हमें कि यहाँ तेहरान अब भी इतनी गुंजाइश रखता है कि वाशिंगटन की शराइत कबूल करने से इनकार कर सके। देखिए, ईरान के लिए जो जंग है ना, ये हम्म एग्जिस्टेंस की जंग है, हम्म उसकी आइडियोलॉजी की, सिविलाइजेशनल आइडियोलॉजी की जंग है। जी ईरान इसमें हारने मानने वाली किसी भी ऑप्शन पे नहीं जाएगा। हम्म जहां तक ताल्लुक है कि क्या ईरान उस दबाव में आ रहा है, तो इस पे हम्म एक डोमेस्टिक कोलिशन थ्योरी है ईटर सोलिंगन की। वो ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक कोलिशन होती है या नेशनल कोहिजन होती है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को हम्म, ड्राइव करती है। बिल्कुल। तो ईरान की इस वक्त नेशनल कोहिजन बहुत स्ट्रांग है, जो कि हमने उनके सुप्रीम लीडर के जो जनाजा था उसमें भी हमने देखी। और वो कंटिन्यूसली इस बात को परसू कर रहे थे कि हम रिवेंज लेंगे या हम इस जंग का बदला लेंगे। हम्म तो ईरान की जो डोमेस्टिक कोलिशन है वो इतनी स्ट्रांग है इस वक्त कि वो इस जंग को सस्टेन कर सकता है। हम्म ऑन द अदर हैंड, यूएस की डोमेस्टिक कोलिशन इस वक्त बिल्कुल नहीं है, स्प्लिट है। सिर्फ 31% लोग हैं जो इस जंग की फेवर में है। हम्म डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी का इंडेक्स 33% पे आ चुका है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए हम समझते हैं कि इस वक्त जंग रोकने की जरूरत ज्यादा यूएस को है, ईरान को नहीं है। हम्म ईरान ने अपना सोल्यूशन मिलिट्री भी निकाला हुआ है। उसने जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू की है इन फॉर्म ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, एंड इन अ फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मस, जो कि इकोनॉमी की साइड पे आ जाता है, वो जी इस जंग को अभी सस्टेन करने की पोजीशन में है। जी बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं कि ट्रंप ने जो है मुश्तबा खामनेई के शदीद जख्मी होने का भी दावा किया? पहले भी हमने बहुत से दावे सुने हैं उनकी जानिब से, लेकिन इनकी मौजूदा हालत के बारे में आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई। एक दिफाई माहिर की हैसियत से आप इस गैर यकीनी सूरत हाल को ईरान की दाखिली क़यादत और फैसला साजी के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? देखिए, जो सुप्रीम लीडर हैं उनके मुश्तबा खुमैनी, वो डिफरेंट वीडियोस में अपीयर भी होते रहे। 10 अगस्त को भी उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो एक लेक्चर से दे रहे थे। उनकी एक प्रेसिडेंट के साथ भी एक आई है। तो ये एक एज ए डीमोरलाइजेशन कह सकते हैं यूएस की तरफ से, और प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे मैं हम्म इसको देखता हूँ। जहां तक इम्पैक्ट की बात आपने की, तो देखिए, एक नेशनल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान में, जो कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसको प्रेसिडेंट हेड करता है, और
उसके फिर अपने सेक्रेटरी नेशनल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और उसके नीचे फिर मिनिस्टर्स हैं, चीफ्स हैं, जी। वो सारे डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हम्म। वहां पे 2 सुप्रीम लीडर के रेप्स भी होते हैं उसी काउंसिल में, और वो काउंसिल एक डिसीजन लेती है जो कि फिर आगे जिसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो ये नहीं है कि डे टू डे के जो डिसीजंस हैं वो कोई सुप्रीम लीडर ने लेने। अगर आप थोड़ा सा इसके बैक में जाएं तो जो 2025 की जंग थी ईरान और इजराइल की, उसमें भी जो अली खुमैनी थे वो कोई डे टू डे डिसीजंस नहीं ले रहे थे। हम्म। सुप्रीम काउंसिल जो थी वो डिसीजंस ले रही थी और उनसे सिर्फ वो गाइडेंस लेती थी। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस है, हम्म। इसका ईरान की डिसीजन मेकिंग बॉडी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जी रजा साहब, इस पूरी कशीदगी का सबसे हसास नुकता वो आबने हुर्मस बन चुका है इस वक्त। अमेरिका इसे खुला करार दे रहा है, जबकि अमली तौर पर मुकम्मल बहरी आमदोरफ्त अभी बहाल नहीं हुई। क्या हुर्मस इस वक्त ईरान के लिए एक दिफाई जरूरत बन चुकी है या फिर सबसे अहम मुज़ाकराती दबाव का जरिया है? यूएस का ऑब्जेक्टिव या इसराइल का ऑब्जेक्टिव तो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, या चले सो कॉल्ड कह लें कि उनका मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है। ईरान ने बहुत खूबसूरती के साथ जंग को डाइवर्ट किया टुवर्ड्स स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, जो कि इकोनॉमी की तरफ ले गया, जिससे पूरी दुनिया में ये जंग उनके घरों में पहुंच गई और वहां से फिर इस जंग की इंपॉर्टेंस बढ़ी। अदरवाइज तो आप देखें जो JCPOA था 2016 का, वो बड़ा सिंपल था। वो था जी। कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा 3.87 से ज्यादा, जो कि जी। सिविल प्रोग्राम में आती है। आइए उसकी इंस्पेक्शंस करेगा और सैंक्शंस हट जाएंगी। दैट जी। वाज वेरी सिंपल, उसमें हुर्मस कहीं था ही नहीं। जी। इस जंग को मैं समझता हूँ जो ईरान ने सही प्ले किया वो हुर्मस को लाकर प्ले किया और उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर किया। और मैं आपके सामाईन के लिए एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट भी बता दूं हुर्मस जी का, बिल्कुल। जी। कि 1500 एडी में 1500 एडी में पोर्चुगीज ने हुर्मस, स्टेट ऑफ हुर्मस को एक जंग के साथ पर्शियन से छीन लिया था और 108 साल वो जंग रही। जंग तो नहीं रही, मतलब कब्जा रहा उनका। और 108 साल के बाद पर्शियंस ने दोबारा से एक जंग करके पोर्चुगीज से स्टेट ऑफ हुर्मस को वापस लिया था। यानी पर्शियंस इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छा समझते हैं। ये शिपिंग लेन्स की एक चोकिंग पॉइंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से ईरान की इंपॉर्टेंस को समझता है और उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया। और ईरानी बहरिया की जानिब से जो भारतीय ऑयल टैंकर को रोके जाने की खबर भी सामने आई है, रजा साहब, क्या ऐसे वाकयात ये जाहिर करते हैं कि हुर्मस पर ईरान का जो अमली कंट्रोल है वो अब भी बरकरार है, या ये सिर्फ महदूद सतह की ताकत का ही मुजाहिरा किया जा रहा है? देखिए, इंडियन टैंकर या एक और टैंकर की भी इसमें खबर आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कंप्लीट इसको कंट्रोल ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस का, क्योंकि हुर्मस इतना ज्यादा एक चौड़ा स्ट्रेट है भी नहीं। 20 नॉटिकल माइल है, इसमें 10 नॉटिकल माइल तो ईरान के पास और 10 ओमान के पास है। और ईरान जिस टैंकर या जिस शिप को चाहता है उसको जाने देता है। इसमें एक जो अच्छी डेवलपमेंट वो है जो ओमान और ईरान की आपस में एक एग्रीमेंट या एक फ्रेमवर्क बन रहा है। मैं समझता हूँ वो एक अच्छी डेवलपमेंट। अदरवाइज जहां तक कंट्रोल का ताल्लुक है, टोटल कंट्रोल इस वक्त ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस का, और ईरान इसको उस हिसाब से यूज करेगा जिस हिसाब से उसको वो चाहता होगा। जी रजा साहब, ईरान और ओमान के दरमियान आर्जी बहरी रास्ते की बात हो रही है। आपके ख्याल में क्या ये वाकई हुर्मस को मरहलावार मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त है, या फिर इसके पीछे ईरान और अमेरिका के दरमियान वसीतर मुज़ाकराती समझौते की जो जरूरत है वो मौजूद है? जो आर्टिकल 5 है MOU का, वो एक्चुअली ये जो फ्रेमवर्क बन रहा है ओमान और ईरान का, मैं समझता हूँ ये उसकी एक एक्सटेंशन है। उस फ्रेमवर्क में यही था कि दोनों जो पर्शियन गल्फ्स हैं या पर्शियन स्टेट्स हैं वो मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे ऑन स्टेट ऑफ हुर्मस, किस तरह गवर्न होना चाहिए। और उसमें फिर 60 डेज का टाइम फ्रेम था कि ईरान उसको ओपन करेगा और 30 डेज जो यूएस अपना ब्लॉकेट को हटाएगा। वो सारे उसके फर्दर क्लॉजेस थे। ये उसकी एक एक्सटेंशन है। दोनों ने एक फ्रेमवर्क बनाया। उस फ्रेमवर्क में एक नॉर्दर्न रूट है, एक सदर्न रूट है। सदर्न रूट जो है वो ओमान के पास है, नॉर्दर्न ईरान के पास है। अभी तक देखिए ये फ्रेमवर्क उस तरह से फॉर्मली साइंड में आउट नहीं हुआ, लेकिन जो इसके एक ब्रॉड फीचर जो इस वक्त मैं समझता हूँ डिफरेंट आर्टिकल्स मीडिया में आ रहे हैं, CNN का मैं पढ़ रहा था, उसमें यह है कि नॉर्दर्न रूट इस्तेमाल होगा एक टेम्पररी ट्रांजिट के तौर पर, और डी माइनिंग होगी इस रीजन की, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ईरान की कि हम पे सैंक्शंस उठाई जाए, हमें जो इसमें MOU में रेपरेशन की बात हुई है वो दी जाए,
और नेवल ब्लॉकेड जो यूएस कर रहा है वो हटाया जाए। ये होगा तो एक टेम्पररी ट्रांजिट और डी माइनिंग इस रीजन की शुरू होगी, जो कि फ्यूचर में जाके फिर एक कंप्लीट परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएगी। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो अभी तक जिस तरह से ये आ रहा है, लेकिन अभी तक मैं जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है फॉर्मली उस तरह से अभी ये आउट नहीं हुआ है। जी रजा साहब, आप फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। इसी सूरत हाल में पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की बहाली के लिए भी मजीद 60 रोज़ा फ्रेमवर्क की तजवीज़ दी है। आपके नज़दीक पाकिस्तान इस वक्त सालिस के तौर पर कितनी मौसर पोजीशन में है और इस्लामाबाद के पास दोनों फरीकों को एक मेज़ पर लाने के लिए असल लेवरेज है क्या? देखिए, पाकिस्तान के पास तो बहुत लेवरेज है। मैं 2-3 का आपसे जिक्र कर देता हूँ। सबसे बड़ी लेवरेज पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान और ईरान के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और पाकिस्तान और यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। देखिए, कौन से इतने मुल्क हैं दुनिया में इस वक्त जिनका इन दोनों मुल्क के साथ एक गहरा ताल्लुक हो सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान? बहुत कम ऐसे मुल्क हैं। तो ये सबसे बड़ा लेवरेज तो पाकिस्तान का ये है। नंबर 2, ये इस्लामाबाद एमओयू, ये इसका पाकिस्तान मीडिएटर है, गारंटर है, मीडिएटर है, और यही सबसे बड़ा लेवरेज है कि इवेंचुअली देखिए आना हमने एमओयू के ऊपर ही है। एमओयू ही एक ऐसा, एक अभी तक सो कॉल्ड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक रिटर्न फ्रेमवर्क है जिस पर दोनों साइड एग्री हुए हैं, दोनों के प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं और इवेंचुअली दोनों साइडों ने उसी पर आना है। और अभी भी आप देखिए डिफरेंट कम्युनिकेशन में ये एमओयू ही रेफर होता है। रेपरेशन की जो बात हो रही है वही एमओयू की $300 बिलियन की बात हो रही है। जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात हो रही है वो भी एमओयू से लीड ली जा रही है। लेबनान की बात करें वो एमओयू से है। तो ये एक बहुत बड़ा लेवरेज है कि वो एमओयू पाकिस्तान ने मीडिएट करवाया है। तीसरा, पाकिस्तान का एक उभरता हुआ रोल इन मिडिल ईस्ट जो कि मक्का एग्रीमेंट की शक्ल में है, ये एक बहुत बड़ा लेवरेज है। इसमें पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग रीजनल स्टेट, बल्कि मैं समझता हूँ एक रीजनल हेजेमन बन के सामने आया है, जो कि रीजनल थ्योरी भी है कि इसमें कि पहले स्टेट्स रीजनल स्टेट्स होती हैं, फिर रीजनल पावर बनती हैं, फिर वो सुपर पावर्स बनती हैं, एक पूरा एक उसमें हियरार्की है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक रीजनल हेजेमन के तौर पे तो सामने आ ही गया है इस मिडिल ईस्ट के रीजन में। वेस्ट एशिया कहना चाहिए, और इसमें तो बाकी मुल्क भी शामिल होने की बात करें। बिल्कुल रज़ा साहब, ये मैं जानूं कि आपसे बिल्कुल मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान के दौरे और उसके बाद सामने आने वाली सिफारती पेशरफ्त को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तान सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है या फिर मुस्तकबिल के किसी बड़े मुआहदे में इस्लामाबाद बाकायदा स्टेक होल्डर भी बन सकता है? जब कोई जंग होती है ना तो वो 2 सूरतों में खत्म होती है। या तो एक फरीक हार मान ले, या दोनों फरीक इतना थक जाएं कि उन्हें एक मीडिएटर चाहिए हो बात करने के लिए। जिस तरह वर्ल्ड वॉर थी, उनमें एक फरीक हार गया, जर्मनी हार गया, जंग खत्म हो गई। ये वो जंग है जिसमें दोनों फरीक थक चुके हैं, म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट जिसको कहते हैं, और अब एक बार्गेनिंग स्टेट पर आना चाह रहे हैं, बार्गेनिंग थ्योरी के तौर पे। उसमें जो मीडिएटर है सबसे अच्छा पाकिस्तान। सीडीएफ का जो विजिट है ईरान का, वो इस लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीडीएफ का विजिट होता है, साथ ही वहां पे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के फ्रेमवर्क की बातें होती हैं। कल कतर के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअली इनिशिएट हुई हैं ये इस विजिट के बाद, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ही इनिशिएट किया, और एक ओवरऑल एक आपको नजर आ रहा है कि अब एक डिस्कशन शुरू हो रहे हैं इसको रिजॉल्व करने की। बिल्कुल रज़ा साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, यकीनन एक जो है पॉजिटिव पेशरफ्त होगी। और इसके साथ ही नाज़िम मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।